हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक कैसे ले सकते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है, लगने वाला समय कितना है, तलाक के आधार क्या हैं, इसमें कितना गुजारा भत्ता देना होता है, गुजारा भत्ता की राशि कैसे तय की जाती है, गुजारा भत्ता की सामान्य गणना कैसे की जाती है, किन स्थितियों में गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, गुजारा भत्ता न देने पर क्या होगा और कितनी सज़ा का इसमें प्रावधान किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत डाइवोर्स, तलाक किस प्रकार ले सकते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है। तो शुरुआत से हम देख लेते हैं इसकी प्रक्रिया, तलाक लेने की क्या प्रक्रिया है। इसमें पहला पॉइंट है इसमें तलाक की याचिका दायर करना। पहले तो इसमें फिलिंग ऑफ डाइवोर्स पिटीशन, इसमें एक याचिका दायर करनी होगी। पति या पत्नी अपने वकील के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। पहला यह प्रोसेस रहेगा। दूसरा इसमें क्या होगा, फिर नोटिस जारी किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे नोटिस अपोजिशन पार्टी को। कोर्ट द्वारा दूसरे पक्ष को नोटिस भेजा जाता है ताकि वह उसका जवाब दे सके। फिर इसके बाद में है तीसरा, इसमें पॉइंट आता है कि साक्ष्य प्रस्तुत करना। तीसरा पॉइंट है साक्ष्य प्रस्तुत करना। दोनों पक्षों को अपने अपने दावे के समर्थन में सबूत और गवाह प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। तीसरा ये स्टेप इसका होता है। चौथा स्टेप इसमें होता है फिर काउंसलिंग और सुलह का प्रयास। कोर्ट नहीं चाहती है कि विवाह विच्छेद बहुत आसानी से हो जाए। वे पहले समझाइश करते हैं कि कोर्ट आमतौर पर पहले पति पत्नी में सुलह कराने की कोशिश करता है। अगर सुलह संभव नहीं होती है तो आगे की कार्यवाही की जाती है। जब मानते ही नहीं है दोनों पक्ष तो आगे की कार्यवाही तलाक की पूरी की जाती है। इसके बाद है पांचवा प्रोसेस क्या रहता है कि अंतिम सुनवाई और आदेश, फाइनल हियरिंग एंड जजमेंट। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों को देखते हुए निर्णय सुनाता है। अगर तलाक के सभी कानूनी आधार साबित हो जाते हैं तो तलाक की डिक्री जारी कर दी जाती है। सबसे अंत में तलाक की डिक्री जारी की जाती है। तलाक लेने में लगने वाला न्यूनतम और अधिकतम समय, तलाक की प्रक्रिया में लगने वाला समय कई कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि मामला एक तरफा है या आपसी सहमति से तलाक हो रहा है, कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या, साक्ष्यों और गवाहों की उपलब्धि और वकीलों की पैरवी आदि इसमें शामिल होती हैं। तो अंतिम सुनवाई में इसको दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक डिक्री जारी की जाती है और उसके बाद तलाक हो जाता है। ये प्रक्रिया हमने बताई। तो अब इसमें किस प्रकार से तलाक लिए जा सकते हैं, तलाक के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रकार से किस प्रकार आपसी सहमति से। पहला इसमें ये प्रकार है। पहला इसमें आपसी सहमति से तलाक। धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया आमतौर पर 6 महीने से 1 साल में पूरी हो जाती है। अब इसमें जो आपसी सहमति से जो तलाक लिया जाता है, दोनों पक्ष पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से चाहते हैं कि हम अब सेपरेट होना चाहते हैं, तो वे तलाक 6 महीने के अंदर अंदर तलाक उनको मिल जाता है, 6 से 1 साल में। इसकी समय सीमा में क्या क्या होता है, पहला मोशन क्या होता है उसके अंदर। पहला मोशन होता है तलाक की अर्जी दायर करने के बाद कोर्ट 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड देता है। 6 महीने का समय देता है कि आप अभी भी अब अलग होना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं आप आपसी सहमति से आप वापस से आप साथ में रह सकते हैं। 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड कोर्ट यह देता है। दूसरा मोशन में 6 महीने बाद अगर दोनों पक्ष तलाक के अपने निर्णय पर कायम रहते हैं तो वे दूसरी अर्जी दाखिल करते हैं। कोर्ट का अंतिम आदेश, उसके बाद है कोर्ट का अंतिम आदेश। कोर्ट अगर संतुष्ट होता है तो 6 महीने से 1 साल में तलाक की डिक्री जारी कर देता है। न्यूनतम समय 6 महीने का होता है। कभी कभी कोर्ट विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को कम भी कर सकता है। अधिकतम समय इसमें आपसी सहमति से 1 से 1.5 साल, अगर प्रक्रिया में देरी हो जाए तो 1 से 1.5 साल लगता है। ये आपने देखा कि आपसी सहमति से तलाक था।
और एक तरफ़ा तलाक है दूसरा, ये तो था दोनों पक्षों की सहमति से तलाक, और दूसरा है एक तरफ़ा तलाक। अगर कोई एक पक्ष तलाक नहीं चाहता या दोनों से में सहमति नहीं बन पाती तो तलाक लेने की प्रक्रिया लंबी हो जाती है। इसमें समय सीमा देखा जाए तो अर्ज़ी दाखिल करते हैं पहले, अर्ज़ी दाखिल करना, इसमें 1 से 3 महीने का समय लग जाता है। नोटिस जारी होता है और जवाब दाखिल करने में 2 से 6 महीने का समय लग सकता है। उसके बाद सबूत और गवाह प्रस्तुत करते हैं। यह चरण सबसे लंबा होता है और इसमें 1 से 3 साल लग सकते हैं। काउंसलिंग होती है उसके बाद क्या किया जाता है? काउंसलिंग और सुलह का प्रयास किया जाता है। कोर्ट पहले पति पत्नी को सुलह का अवसर देता है, जिससे मामला 6 महीने से 1 साल तक लंबा हो सकता है। और उसके बाद फाइनल हियरिंग होती है और आदेश पारित किए जाते हैं। अगर साक्ष्य और गवाही पूरी हो जाती है तो कोर्ट निर्णय सुनाता है, जिसमें 1 से 2 साल और लग सकते हैं। इसमें 1 से 2 साल का समय और लग सकता है। इसमें जो एक तरफ़ा तलाक में न्यूनतम समय 2 से 3 साल लगता है और अधिकतम समय 5 से 7 साल लग सकता है। अगर मामला जटिल या उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील में हो तो 5 से 7 साल लग सकते हैं। अब तलाक की प्रक्रिया में देरी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसमें पहला कारण है एक पक्ष द्वारा केस खींचना, जैसे बार बार तारीख बढ़वाना, तारीख पर नहीं आना, गवाहों का उपलब्ध न होना या झूठे आरोपों की जांच, मतलब गवाहों का उपलब्ध नहीं होना और झूठे आरोपों की जांच। तीसरा है पक्षकारों के बीच समझौता वार्ता। पक्षकारों के बीच समझौता करने की वार्ता होती है तो इसमें भी समय लग जाता है। अदालत में लंबित केसों की अधिक संख्या, यदि अदालत में केस ज़्यादा हैं तो इसमें तलाक प्रक्रिया में देरी हो सकती है। और इसका निष्कर्ष निकलता है कि अगर तलाक आपसी सहमति से लिया जाए तो न्यूनतम समय 6 महीने और अधिकतम समय 1 साल हो सकता है। अगर तलाक विवादित एक तरफ़ा है, मतलब एक तरफ़ा तलाक कोई लेना चाह रहा है, तो न्यूनतम 2 से 3 साल और अधिकतम 5 से 7 साल लग सकते हैं। मामले की जटिलता और कानूनी प्रक्रिया की वजह से समय बढ़ भी सकता है। इसलिए तलाक लेने से पहले कानूनी सलाह ज़रूर लेना चाहिए और संभव हो तो आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे समय और मानसिक तनाव दोनों कम हो सकें। अब बात कर लेते हैं कि तलाक के कौन कौन से आधार हो सकते हैं। ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स, तलाक के कौन कौन से आधार हो सकते हैं। पहला इसमें आधार है सामान्य आधार। पति और पत्नी दोनों निम्नलिखित आधारों पर तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। पहला है व्यभिचार। पहला इसमें क्या है? व्यभिचार है। व्यभिचार में एडल्ट्री। धारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की धारा 1 की उपधारा 1, अगर पति या पत्नी में से कोई विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाता है तो दूसरा पक्ष तलाक की मांग कर सकता है। यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी के द्वारा बाहर किसी अन्य के साथ में शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो यह एडल्ट्री में आता है और यह एक तलाक का आधार बन सकता है। दूसरा है इसमें क्रूरता। क्रूरता इसमें धारा 13 की धारा 1 की उपधारा के अंदर यदि पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे के साथ अमानवीय व्यवहार करता है, क्रूअल्टी करता है, मानसिक या शारीरिक रूप से वह क्रूअल्टी हो सकती है, प्रताड़ित करता है, तो यह तलाक का आधार बन सकती है। इसका उदाहरण हम ले लेते हैं कि मारपीट हो गया, मानसिक यातना हो गई, गाली गलौज हो गई, संदेह करना, झूठे आरोप लगाना। इसके बाद तीसरा आधार है परित्याग। यदि पति या पत्नी में से कोई एक बिना किसी वैध कारण के लगातार 2 वर्षों तक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं तो परित्यक्ता वह व्यक्ति तलाक की अर्ज़ी दे सकता है। 2 साल से अधिक का समय वो एक दूसरे से के साथ नहीं रहते हैं तो वह परित्याग यदि कर दिया जाता है तो इसमें तलाक का यह आधार बन सकता है। चौथा है इसमें धर्म परिवर्तन।
इसमें अगर पति या पत्नी में से कोई हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपना लेता है तो दूसरा पक्ष तलाक की अर्जी दे सकता है। 5वां इसमें कारण है मानसिक विकार। अगर पति या पत्नी में से कोई गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित है और जिसमें सामान्य वैवाहिक जीवन संभव नहीं हो सकता है तो तलाक की अर्जी दूसरा पक्ष ले सकता है इस आधार पर। 6ठा इसमें है अगर पति या पत्नी में से कोई संक्रामक और लाइलाज कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो यह तलाक का आधार हो सकता है। 7वां इसमें है संक्रामक यौन रोग। यदि पति या पत्नी किसी ऐसे संक्रामक यौन रोग जैसे HIV, इस प्रकार से और भी कई रोग हैं से पीड़ित हैं जिससे दूसरे पक्ष के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है तो यह इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। 8वां कारण है संन्यास। अगर पति या पत्नी संन्यास लेकर गृहस्थ जीवन छोड़ देता है और साधु सन्यासी बन जाता है तो दूसरा पक्ष तलाक ले सकता है। यह 8वां कारण है। 9वां कारण है 7 साल या अधिक समय से लापता होना। अगर पति या पत्नी पिछले 7 सालों से लापता हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा तो इसे मृत मानकर दूसरा पक्ष तलाक की अर्जी दाखिल कर सकता है। इसके अलावा एक पत्नी को मिलने वाले विशेष अधिकार भी हैं जिनके आधार पर तलाक लिया जा सकता है। पत्नी निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में भी तलाक ले सकती है। वे परिस्थितियां हैं दूसरी शादी होना। अगर पति ने पत्नी के होते हुए बिना कानूनी तलाक की दूसरी शादी कर ली है तो पहली पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। दूसरा है बलात्कार, अनैतिक संबंध या व्यभिचार। अगर पति बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध या किसी पशु के साथ यौन क्रिया में लिप्त पाया जाता है, मतलब कि पशु गमन जिसे कह सकते हैं, तो पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। तीसरा है पति द्वारा छोड़ा जाना। अगर पत्नी की शादी 15 साल से कम उम्र में हो गई थी और वह 18 साल की होने के बाद इस विवाह को स्वीकार नहीं करना चाहती तो वह तलाक ले सकती है। गुजारा भत्ता न देना। अगर पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश मिला है लेकिन उसने 1 साल तक पालन नहीं किया तो पत्नी तलाक ले सकती है। ये पत्नी को एक विशेष अधिकार मिले हुए हैं तलाक के। और अब बात कर लेते हैं गुजारा भत्ता कितना और कैसे तय किया जाता है। तलाक के बाद पति या पत्नी को गुजारा भत्ता मेंटेनेंस देने का प्रावधान हिंदू विधि अधिनियम 1955 की धारा 25 और हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 में दिया गया है। गुजारा भत्ता यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से निर्भर पति या पत्नी को जीवन यापन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिले। गुजारा भत्ता कौन मांग सकता है? कौन कौन गुजारे भत्ते की मांग कर सकता है? जिसमें पत्नी कर सकती है। यदि पत्नी खुद की आर्थिक रूप से देखभाल करने में असमर्थ है तो वह गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। पति कर सकता है। यदि पत्नी की आय अधिक है और पति बेरोजगार या आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वह भी गुजारा भत्ता मांग सकता है। बच्चे भी इसकी मांग कर सकते हैं। यदि बच्चे नाबालिग हैं या सक्षम नहीं हैं तो वे भी गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अब यह है कि गुजारा भत्ता की राशि कैसे तय की जाती है। कोई निश्चित राशि तय नहीं होती है बल्कि यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है पति और पत्नी की आय और संपत्ति है। पति की मासिक आय कितनी है, पत्नी की अपनी कोई आय है या नहीं है, दोनों के पास कितनी संपत्ति और बचत उन्होंने कर रखी है, पति की अन्य वित्तीय जिम्मेदारियां, बच्चों या परिवार की देखभाल क्या है। दूसरा है वैवाहिक जीवन की अवधि कितनी हुई है। अगर शादी 1-2 साल चली हो तो गुजारा भत्ता कम से कम हो सकता है। शादी 10 से 20 साल की शादी के बाद गुजारा भत्ता अधिक तय किया जा सकता है। बच्चों की जिम्मेदारी, और अगर बच्चे पत्नी के पास रह रहे हैं तो पति को अधिक गुजारा भत्ता देना पड़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और जीवन यापन की ज़रूरतें भी इसमें देखी जाती हैं गुजारा भत्ते में। पति पत्नी का जीवन स्तर कैसा है,
शादी के दौरान पति पत्नी जिस जीवन शैली में रहते थे उसे बनाए रखने के लिए गुजारा भत्ता तय किया जाता है। पति या पत्नी की शारीरिक स्थिति, अगर पत्नी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या दिव्यांग है तो उसे अधिक गुजारा भत्ता मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि गुजारा भत्ता कितने प्रकार के होते हैं। पहला है अंतरिम गुजारा भत्ता। यह तलाक की कार्यवाही के दौरान दिया जाता है। कोर्ट जब तक अंतिम फैसला नहीं सुनाता है तब तक पति या पत्नी को यह भत्ता मिलता है। इसमें वकील की फ़ीस और अन्य खर्चे शामिल हो सकते हैं। स्थायी गुजारा भत्ता इसमें है कि यह तलाक के बाद दिया जाता है। यह मासिक, वार्षिक या एक मुश्ता राशि के रूप में दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि गुजारा भत्ता की सामान्य गणना किस प्रकार की जाती है। मासिक गुजारा भत्ता आमतौर पर पति की नेट इनकम का 25 से 33% पत्नी को दिया जाता है। अगर बच्चे भी हैं तो यह प्रतिशत बढ़ भी सकता है। उदाहरण के लिए अगर पति की मासिक आय 1 लाख है तो पत्नी को 25 से 33 हज़ार प्रति माह मिल सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं एक मुश्ता भत्ता क्या होता है। यदि पति एक मुश्ता वन टाइम सेटलमेंट भुगतान करने का चाहता है तो आमतौर पर पति की कुल संपत्ति का 1/3 या 1/5 हिस्सा पत्नी को दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर पति के पास 50 लाख की संपत्ति है तो 10 लाख से 15 लाख तक पत्नी को दिए जा सकते हैं। किन परिस्थितियों में गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, ये बात कर लेते हैं। किन परिस्थितियों में गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर पत्नी खुद अच्छी कमाई कर रही है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, अगर पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, अगर पत्नी खुद व्यभिचार एडल्ट्री में लिप्त पाई जाती है तो गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर पत्नी ने तलाक के बाद अपनी मर्जी से पति से कोई संपर्क नहीं रखा, अगर पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो गई हो और इसके लिए गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। कोर्ट द्वारा गुजारा भत्ता में किस प्रकार बदलाव किए जा सकते हैं। अगर पति की आय बढ़ती है तो पत्नी अब अधिक गुजारा भत्ता मांग कर सकती है। अगर पत्नी की आय बढ़ती है तो पति गुजारा भत्ता कम करने की मांग कर सकता है। अगर पति दिवालिया हो जाता है या उसकी आमदनी बहुत घट जाती है तो कोर्ट गुजारा भत्ता कम कर सकती है। सातवां इसमें गुजारा भत्ता न देने पर क्या होगा। सबसे मेन पॉइंट, गुजारा भत्ता यदि नहीं दिया जाता है किसी पत्नी को या पति को तो क्या होगा। अगर पति पत्नी कोर्ट के आदेश के बावजूद गुजारा भत्ता नहीं देता है तो कोर्ट उसे क्या करेगा, नोटिस जारी कर सकता है। उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। भविष्य में मिलने वाली सैलरी से पैसा काटा जा सकता है। गुजारा भत्ता न देने पर कोर्ट अवमानना में जेल की सज़ा भी हो सकती है। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है। गुजारा भत्ता पति या पत्नी दोनों को मिल सकता है, लेकिन यह उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। मासिक भत्ता आमतौर पर पति की आय का 25 से 33% होता है। अगर एक मुश्ता भुगतान हो तो पति की कुल संपत्ति का 1/3 से 1/5 हिस्सा दिया जा सकता है। अगर पत्नी खुद कमा रही है तो दूसरी शादी कर चुकी है या व्यभिचार में लिप्त है तो उसे भत्ता नहीं दिया जाएगा। गुजारा भत्ता न देने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो आज हमने आपको बताया कि तलाक कैसे लिया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया, लगने वाला समय, तलाक के आधार, गुजारा भत्ता राशि कैसे तय की जाती है, गुजारा भत्ता की सामान्य गणना कैसे करते हैं, किन स्थितियों में गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, गुजारा भत्ता न देने पर कितनी सज़ा का प्रावधान है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि तलाक लेने की हिंदू विधि अधिनियम 1955 में क्या प्रक्रिया है। वैसे तो ऐसी संभावनाएं नहीं बननी चाहिए कि कोई तलाक ले, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र बंधन होता है पति पत्नी का। तो तलाक लेना एक तरह से गलत है, क्योंकि दोनों को एक साथ अच्छे से अपने अच्छे मधुर संबंध बनाकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो कोशिश की जाए कि जो भी विवाद हैं उसे बैठकर समझा जाए। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसे आपस में परिवार के साथ बैठकर सुलह की जा सकती है, तो इस तलाक से बचा जा सकता है। हम तो ये सलाह देंगे आपको कि कोशिश करें कि तलाक ना हो तो बेहतर है। आपसी सहमति से परिवार बैठकर किसी चीज़ को सुलझा ले, वो ज़्यादा अच्छा है। और फिर भी यदि लगता है तलाक लेना है, सेपरेट होना है, तो आप तलाक की प्रोसेस हमने बता दी है, आप तलाक की प्रक्रिया कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा। इसी प्रकार हम आपको लॉ से संबंधित जानकारियाँ देते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें।